और इसके बाद हमने डिस्कस करना है एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह, ये सब कुछ कंटेंट्स आप लोगों से डिस्कस कर दिए थे मैंने कल ही। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फिर जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम कवर कर चुके हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। और इसके बाद एक क्लास ये होगी जो आपकी 9 से 10 तक क्लास होगी, फिर हम 10 से 15 मिनट का गैप लेंगे। 10:15 बजे फिर उसके बाद हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें इन टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे वो सब हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरवल्स की बात करते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट पर हम बाद में आते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं? कुछ आइडिया है? किसी को कुछ बताना चाहेगा? कोई डिस्कस करना चाहेगा इंटरवल्स के बारे में? देखिए, हम इंटरवल्स को इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरवल जो है यहाँ से यहाँ तक जो एक चीज़ है कोई भी, इसको हम इंटरवल कह सकते हैं। मतलब कि एक कोई बाउंड्री वॉल हो, ठीक है, या हम किसी भी चीज़ के कोई बाउंड्री डिफाइन कर दें उसको हम इंटरवल कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास फाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, ये हमने सब डिस्कस करना है। सबसे पहले हम फाइनाइट इंटरवल की बात करते हैं ना। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई ए और बी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, लेट्स सपोज ये रियल से बिलोंग करते हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है। तो एक मैं रिलेशन लिख रहा हूँ ना, ए इज़ लेस देन बी। मैं एक कुछ भी एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, ए कामा बी। इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, ये क्या होगा, ए कामा बी क्या होगा? सर कि ओपन इंटरवल है। ये ओपन इंटरवल है। आपने इसको ओपन का नाम क्यों दिया? सर क्योंकि ए और बी के बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, ए और बी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ए और बी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पर एक रियल लाइन बना लें, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास रियल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। हम यहाँ पर कहते हैं कि ये ए हमारे पास मौजूद है और ये यहाँ पर बी मौजूद है। अच्छा देखें, ए मैंने यहाँ पर बता दिया ए इज़ लेस देन बी, इसका मतलब है कि ए पहले होगा उसके बाद बी आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटरवल हमारे पास है ए कामा बी, ये डिफ़ाइन करता है कि यहाँ पर और यहाँ पर ए और बी को डिफ़ाइन कर रहा है, और यहाँ पर एक हमने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से स्केच कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ऊपर मैं यहाँ पर ये क्यों बना रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट उसी को कर रहे हैं ना। मोस्टली क्या होता है कि हम इसी लाइन पर बना रहे होते हैं, इस तरह से यहाँ पर होल बना दिया यहाँ पर, और इसी लाइन पर स्केच कर रहे होते हैं। ये भी ठीक है, और अगर इस तरह से करना चाहें हम ऊपर बना लें तब भी सही होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट बात यह है कि आपको पता हो रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर रहे हैं। ये जो होल यहाँ पर बना है ना, ए कामा बी, इसको इस तरह से हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बी तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब होंगी, लेकिन ए और बी को छोड़कर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहा जाता है इसको। ठीक है, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से क्लोज इंटरवल क्या होता है? हम क्लोज इंटरवल की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं एक और स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ये जो हम इसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया इस तरह से, और अगर इसको सर्किल्स को फिल कर दिया जाए तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ए कामा बी, लेकिन ये क्लोज हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर अगर हम ए और बी की बात करें, तो हम ये जो इंटरवल है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी। और इस इंटरवल को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है। फंक्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन में मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं डोमेन और रेंज के रिलेवेंट ना, तो उसके लिए इंटरवल का समझना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और इंटरवल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और जनरल लाइन की रियल लाइन बना रहा हूँ इस तरह से। हमारे पास है वो, लेट्स सपोज ये हमने ए बना दिया और ये यहाँ पर बी बना दिया, और यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए पर यहाँ पर जो होल हो रहा है ये फिल नहीं हो रहा, बी का होल फिल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए एक्सक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ ओपन कह लें, सेमी ओपन कह लें, या हाफ क्लोज कह लें, या
सेमी क्लोज के लिए। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है और ये बी अगर हो, और यहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया, बी को होल छोड़ दिया। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी हम इसको क्या कहेंगे, ए इंक्लूड हो रहा है और बी एक्सक्लूड हो रहा है। देखें, कन्फ्यूजन हो जाती है ब्रैकेट्स में ना, तो हम ये जो ब्रैकेट्स हैं ये किसके लिए होती हैं, इंक्लूड करने के लिए होती हैं। एक की पॉइंट मैं बता देता हूँ, इंक्लूड करने के लिए होती हैं। और जो पैरेंथेसिस नज़र आती हैं तो ये किसके लिए होती हैं, ये एक्सक्लूड के लिए होती हैं। एक्सक्लूड का मतलब कि वो जो वैल्यूज़ हमें बाउंड्री पर नज़र आ रही होंगी वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, उनके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी वो सब की सब यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम इसके बाद में अच्छा यहाँ पर इनफाइनाइट फाइनाइट की मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं जो पॉसिबल केसेस हैं उसके वो डिस्कस कर देता हूँ ना। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इंटरवल्स को जिस तरह से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से भी किया जाता है ना कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दिया ए कामा बी, ठीक है, और मैं डिफरेंस कर रहा हूँ ए कामा बी। इसका जवाब क्या हो सकता है? ए और बी। ए और बी, ए और बी किस चीज़ में, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेट में या क्या? सेट में होंगे सर। सेट में होंगे। क्यों सेट में होंगे? क्योंकि डिफरेंस हमारे पास क्या क्यों? होता है, जी जी बताएं। हाँ सर, वो जो होती हैं पैरेंथेसिस बाकी जो भी हैं वो इंटरवल के लिए हैं, ये जो है सिर्फ ए और बी के लिए हैं। ए और बी के लिए, ज़बरदस्त। सेट का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ ए और बी इसके एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी कि ए कामा बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेकर बी तक सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ये फिल हो रहा होगा। इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये अगर हम बनाएं, ये हमारे पास ए हो, ये बी हो, तो अगर हम इस तरह से बनाएं ये ए से बी तक, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर होल आ जाएगा और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स रहेंगे। इसी तरह से बनेगा ना, यहाँ पर मैं अगर नीचे इसकी रिप्रेजेंट बना लूँ, ये यहाँ पर दोनों का होल रहेगा और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस में क्या होता है, जब हम डिफरेंस कर रहे होते हैं तो डिफरेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है हमारे पास और जो सेकंड होता है, सेकंड के एलिमेंट्स देखते हैं फर्स्ट से, ठीक है, बाकी सारे डिफरेंस हो जाते हैं, फर्स्ट में जो एलिमेंट्स बचते हैं वही बचते हैं। अब अगर हम देखें ये लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी, सिर्फ हमारे पास ए और बी एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसका ये इस तरह से हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से एक और मैं सवाल पूछूं कि हमने एक क्लोज इंटरवल लिया ए बी और इसको अगर हम यूनियन कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए कामा बी से, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सर वही जो इंक्लूजन वाला ए और बी है वही होगा। इंक्लूजन वाला ए और यू भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें ये जो ओपन इंटरवल है ये इसका सबसेट है, ऐसे ही है ना। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी ना जी है। कि ए जी कामा बी इज सबसेट ऑफ ए कामा बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और यूनियन में क्या होता है, जो सुपर सेट होता है वही आ जाता है एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कामा बी। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन इसको समझना ज़रूरी है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर? इंटरसेक्शन अगर हम इसकी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ए कामा बी और हम अब इंटरसेक्शन करें ए कामा बी, अब क्या आने वाला है रिजल्ट यहाँ पर? अब एक्सक्लूजन वाला। एक्सक्लूजन वाला आ जाएगा, ए कामा बी आ जाएगा, ठीक है। जो सबसेट होता है फिर वो आ जाता है। यूनियन इंटरवल्स की, इंटरसेक्शन इंटरवल्स की ये समझना ज़रूरी है। और कौन से इंक्लूड होंगे कौन से एक्सक्लूड होंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है जब हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और सवाल है इसी तरह से, इससे रिलेटेड है ना, ये हमने डिफरेंस वाला किया था। अगर हम कुछ इस तरह से करें ए कामा बी, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए कामा बी और डिफरेंस कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी से, अब इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है?
खाली सेट होगा सर। खाली सेट हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स तो चले जाएंगे, बाकी एम्प्टी सेट बच जाएगा। ठीक है, तो सही है। इंटरवल्स के लिए हम ये डिस्कस कर रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक और सेट में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज माइनस इन्फिनिटी से ए तक, और फिर या यहाँ पर हमने सेमी क्लोज सेमी ओपन की बात की है ना, और फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर है और यूनियन कर रहे हैं ए से इन्फिनिटी तक, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? सर ये भी इन्फिनिटी होगा, माइनस से प्लस वाली इन्फिनिटी तक। माइनस से माइनस से प्लस वाली इन्फिनिटी तक। प्लस प्लस, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बी रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बताएं मुझे क्या होगा इसका। इसका मतलब तब मतलब मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा इसको, जैसे हम लिखते हैं ना ए इज़ लेस देन और इक्वल टू, कुछ इस तरह से। कंफ्यूजन है सॉरी सर, तो मुझे लग रहा है कि अगर इन्फिनिटी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो सिर्फ ए और बी बचेगा। नहीं नहीं, देखिए हम यहाँ पर इन्फिनिट को एक्सक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो डिफाइन कर रहा है ना, ये जो पहला इंटरवल मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ए से जो नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं हम, वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। और बी, हम मैं इसको एक अगर रियल लाइन पर बना लूँ मैं, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अब इसका मतलब क्या होगा, बी से लेकर सारे के सारे पॉजिटिव, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये फिल हो गया। जब तक रिप्रेजेंटेशन समझ जाएंगे तो होपफुली सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ पर हो गई। अब ये जो पहले वाला है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगी, ये इंक्लूड हो रहा है और बाकी सब के सब आ गए। अब रिप्रेजेंटेशन से बता दें रिजल्ट क्या होगा, समझ गए? सर माइनस इन्फिनिटी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम करेंगे तो ये, लेकिन बीच का पोर्शन ए और बी तक तो ये तो खाली है। सर नल ये होगा भी आ सर। जाएगा ना, ये जी, भी आ जाएगा उनके अंदर। ये ये कैसे? भी आ जाएगा माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक। सर यूनियन कर है ना, हाँ हाँ, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन दोनों सेट्स के देंगे ना। नहीं, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, यूनियन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस यूनियन में क्या हो क्या रहा है, ए से माइनस नेगेटिव तक जा रहा है ना, और ये बी के बाद वाली वैल्यूज़ हैं। ए और बी बीच के, बी के बीच में भी तो कुछ वैल्यूज़ होंगी ना, वो कहाँ पर होंगी? मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो शुमार नहीं हैं, उसके अलावा बाकी सब वैल्यूज़ हैं। मतलब ए और बी की जो वैल्यूज़, इसके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी ना, यहाँ पर जो गैप बन रहा है ना, इस गैप के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, उनके अलावा बाकी सब के सब रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में इस तरह की हमें डोमेन नज़र आ रही होती है या रेंज नज़र आ रही होती है, तो उसका समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ए और बी के बीच में गैप बन रहा है ना, हम अगर इसकी बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी और ए तक लिया ना, मतलब ए से सारी की सारी बैक साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब की सब आ गई, और बी से पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि बी के बाद वाली सब की सब वैल्यूज़ आ गई। ए और बी के बीच वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हमारे पास इंटरवल्स हैं, जितने भी ये जो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब के सब फानाइट होंगे, इनफानाइट होंगे? सर सारे इंटरवल जो होते हैं वो तो रियल नंबर हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है इनफानाइट अगर हम कहेंगे। कोई स्पेसिफिक। जी जी। जी जी, सही है। हमारे पास जितने भी इंटरवल्स होंगे वो सारे के सारे इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम ये थोड़ा सा और डिस्कस करें, इंटरवल मेरे ख्याल में काफ़ी है, आप लोगों को ये भी सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा। कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं हमारे पास इंटरवल से, अगर मैं थोड़ी सी और डिस्कस करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है इनफाइनाइट इंटरवल्स, ये जो स्लाइड शायद चेंज हो रही है, लेकिन मैं अगर इस तरह से ये बात करता हूँ कि हमारे पास ये ए वैल्यू है और मैं ये यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट मैंने बना दी है। अब मुझे बताएं इस इंटरवल में और बाकी जो हमने जो इंटरवल डिस्कस किए हैं उनमें कुछ फ़र्क है ना?
अब ए से सारे के सारे, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, यही बनेगा इसका मतलब। ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए कह सकते हैं ना हम। जी सर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए से प्लस इन्फिनिटी तक चले गए। ठीक है, इसको हम ओपन रे भी कहते हैं। ओपन रे, अगर क्यों ओपन रे क्यों कहा जाता है, इस ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल को हम ओपन रे कह सकते हैं। ओपन रे क्यों कहेंगे हम, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री बनती है ना वो रे की फॉर्म देती है। ठीक है, अगर हम इस ज्योमेट्री को देखें तो ये रे की फॉर्म देती है। और इसी तरह से कोई दूसरा अगर हम इवेंट बना लें, यहाँ पे ये इंटरवल बना लें, लेट्स सपोज ये ए से ये इस तरफ जा रहा हो, तो ये भी ओपन रे हो जाएगा। लेकिन फिर आप लेफ़्ट और राइट से फिर इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास लेफ़्ट राइट क्या कहेंगे हम इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट की तरफ जा रहा है, और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ़्ट ओपन रे, और ये जो कहलाएगा ये राइट ओपन ले कह रहे होगा। ठीक है, जी जी सर। ठीक है। अब कुछ ये इसके इंटरवल्स की और कुछ हम बात करें। कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो बेसिक है कंप्लीट रियल लाइन बन जाती है। ठीक है, कंप्लीट हम इसको रियल लाइन कह देते हैं। और कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लेट सपोज मैं तकरीबन वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैथमेटिकली कुछ फॉर्म बना देता हूँ मैं इसकी, माइनस इन्फिनिटी से ए तक। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन करते हैं हम, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि बी से इन्फिनिटी तक, ये भी हमने डिस्कस किया था। जी जी सर, ठीक है, बीच में गैप रह जाएगा। बीच में गैप, लेकिन वो जो मैंने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा चेंज था। वो यहाँ पर इस तरह से था, जी ये जी। मैंने क्लोज ये लगा दिया था, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। मैं बार बार वही चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। तो वो मैंने डिस्कस कर लिया था। अब बताएं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसका सर ए और बी के बीच वाले एलिमेंट होंगे, ए और बी नहीं होंगे। ए और बी नहीं होंगे, नहीं इसमें हम जो, ठीक है, वहाँ पर हमने ए और बी को इंक्लूड कर लिया था। अच्छा, अगर हम जैसे यहाँ इज़ इक्वल टू आर लिखा, तो हम इसको आर डिफरेंस ए कामा बी कह सकते हैं ना। ठीक है, मतलब जी जी सारे जी सारे जी। रियल नंबर्स सिर्फ इसके अलावा। और वो जो, चलो हम उसको भी एक फॉर्म दे देते हैं जो हमने इस तरह से बनाया था, यूनियन और ए टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या होगा, आर डिफरेंस ए बी। ठीक है, जी जी सर। चलें एब्सलूट की बात करते हैं। एब्सलूट वैल्यू क्या होता है, एब्सलूट वैल्यू को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा याद रख लें कि हमारे पास अगर कोई, मैं एक रियल लाइन बना रहा हूँ ना, ठीक है, अब ये हमारे पास रियल लाइन पर ये ज़ीरो है। ठीक है, अब अगर हम एब्सलूट वैल्यू ऑफ, लेट सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एब्सलूट वैल्यू को हम टू इस तरह से, ये जो मॉड है इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एब्सलूट वैल्यू ऑफ टू, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, और ये लेट सपोज माइनस वन है, माइनस टू है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, मतलब ये ओरिजन से कितने स्टेप दूर है। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, इट मीन्स वी हैव टू काउंट द स्टेप्स फ्रॉम द ओरिजन। अब एब्सलूट ऑफ टू, इसका मतलब हो जाएगा ओरिजन हमारे पास ज़ीरो है, ये वन स्टेप, ये टू स्टेप, ये यहाँ पर आ गया, तो ये इसकी वैल्यू टू ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें एब्सलूट ऑफ माइनस टू की, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन हमारे पास यही है ज़ीरो, तो ये वन स्टेप और फिर ये दूसरा स्टेप, तो फिर भी ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दिस एब्सलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों आ रहता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसका जो ये इसकी ज्योमेट्री थी थोड़ा सा समझना। एब्सलूट वैल्यू कोई भी सवाल ये होता है ना कि हमेशा नेगेटिव का भी पॉजिटिव क्यों आ जाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम हमेशा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, कितने स्टेप्स दूर है, बस। ठीक है, और जो स्टेप्स हम काउंट करेंगे, स्टेप्स को हम नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको, अगर माइनस वन की तरफ भी एक स्टेप उठाएंगे तो माइनस वन की तरफ वो प्लस का वन स्टेप ही होगा,
और फिर ये -2 की तरफ वो प्लस का सेकंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को समझें, अगर हमारे पास x कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है, मैथमेटिक्स में हम किस तरह से लिखते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू x होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और नेगेटिव x हो जाता है इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो। ये तीन कंडीशंस हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। ये ज्योमेट्री थोड़ा सा सिंपल सा हमने समझ लिया, और अगर इस मैथमेटिकल फंक्शन जो हमारे पास ये मौजूद है इसके हिसाब से भी समझना चाहें तो ये आ जाएगा। अब यही हम एग्जांपल जो यहाँ पर ली थी इसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, हमने एग्जांपल ली है एब्सोल्यूट ऑफ 2 की, हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी ना एब्सोल्यूट ऑफ 2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 अगर हम देखें 2 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये सिंपल x की तरह ही आ जाएगा, मतलब जो भी इस मॉड के बीच में है वो एज एट इज़ हमने लिख देना है। अब अगर हम -2 की एग्जांपल लें तो -2 हमारे पास क्या है, लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है तो माइनस हमने लगाना है, मतलब ये देखें ये यहाँ पर x है और ये यहाँ पर x एज इट इज़ है, तो माइनस हमने इस फंक्शन का लगा देना है, और फिर ये जो x की वैल्यू यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, और फिर ये अगेन +2 हो जाएगा। बेसिक सा है, एब्सोल्यूट वैल्यू में इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। और ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए समझने के लिए, ये तो बेसिक सा था बिल्कुल ना। तो अगर हम इस तरह से करें कि x एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ लेस देन a, इसका मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ लेस देन a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम इसको लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, सॉरी, अच्छा ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको लिखना चाहें इंटरवल में, इसका मतलब क्या हो जाता है कि -a लेस देन x लेस देन a। ये बात समझ में आ रही है, हम इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं। सब क्लास में मौजूद हैं, थोड़ा सा नेबरहुड को डिस्कस करते हैं। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक ओपन इंटरवल है, लेट सपोज मैं एक a कामा b, मैंने एक कोई भी एक ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है, अब a और b के बीच में बहुत सी इन्फिनिट वैल्यूज़ होंगी, हम कोई भी एक लेट सपोज c कोई एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं जो बिटवीन, हम कह देते हैं कि c इज़ बिटवीन a एंड b। ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोई वैल्यू डिफाइन कर ली, c इज़ बिटवीन a एंड b। तो अब क्या होगा, c का नेबरहुड क्या हो जाएगा, c के नेबरहुड में क्या वैल्यूज़ होंगी, सर ए और बी भी होंगी। ए और बी भी हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, हमने सी एक नंबर लिया है और सी कहाँ पर है, बिटवीन ए और बी में है। ठीक है, हमने एक इंटरवल बना लिया, जो इंटरवल यहाँ पर हमारे पास है ये ए है और ये बी है। अब सी हमने कोई वैल्यू ले ली जो कहीं पर भी हो सकती है ना, बिटवीन, अब लाजमी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पर हो, कहीं पर भी हो, किसी भी वैल्यू में हो, तो हम इसको ये इसका नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम सिंपल इस तरह की बात कर रहे होते हैं ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना है, नेबरहुड में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक हम डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि रेडियस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ रेडियस वगैरह पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जी रेडियस सर। ऑफ सर्कल। नहीं नहीं, नेबरहुड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये नेबरहुड समझ में आ गया, सी के नेबरहुड क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी कोई भी ओपन इंटरवल है, सी बिटवीन में है, तो सी का जो नेबरहुड होगा वो ए और बी हो जाएगा। अब मैं नेबरहुड जिस तरह से हम डेल्टा नेबरहुड की बात करते हैं, डेल्टा नेबरहुड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई स्मॉल नंबर, हम छोटा सा नंबर ले रहे होते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सा, लेट सपोज ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है
और डेल्टा हमारे पास है ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, कोई भी स्मॉल नंबर है ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जो हम कुछ इस तरह से सेट लिखें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसमें होता क्या है हमारे पास a माइनस डेल्टा लेस दैन x a प्लस डेल्टा। कहीं पर डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने इस तरह की। ठीक है, अब ये जो हो जाता है हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा कामा, इसी इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसको दूसरा तरीका ये भी है लिखने का, और a प्लस डेल्टा, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हमने किया है, हम कोई एग्जांपल लें। लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल 0.2 जो है वो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.2 इज़ नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। हम इसको किस तरह से, 1 हमारे पास है और 0.2 मतलब स्मॉल वैल्यू हमने ली है। 0.2 डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है तो 0.2 हमने ले लिया। तो इसमें 1 का नेबरहुड है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस सेट को देखें तो ये ए माइनस डेल्टा है ना, डेल्टा 0.2 है, तो ए 1 माइनस 0.2 करेंगे तो ये इसको हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 बचेगा, और फिर 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो हम बात कर रहे हैं ना, डेल्टा जो होता है ये इसका रेडियस कहलाता है। डेल्टा नेबरहुड का रेडियस कहलाता है। ठीक है, कि रेडियस भी आपने बता देना होता है कि उस नेबरहुड का रेडियस कितना है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा भी ये होता है डिलीटेड नेबरहुड जिसको कहा जाता है। नेबरहुड अगर समझ में आ गया ना तो डिलीटेड नेबरहुड समझना वो इसी तरह से हो जाएगा नेबरहुड। ठीक है, अब अगर हमने जिस तरह से नेबरहुड डिफ़ाइन किया था, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पहले तो आपने कुछ भी लेट्स सपोज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिया, और डेल्टा आप कंसिडर कर रहे होंगे कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, कोई भी स्मॉल नंबर है हमारे पास जो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अब इसमें जो डिलीटेड नेबरहुड होता है ना, वो फॉर एग्जांपल ए का हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो ए इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम डिलीट कर देंगे। उसके अलावा बाकी जो नंबर्स होंगे वो हम लिखेंगे। इसको हम इस तरह से लिखते हैं सेट नोटेशन में कि एक्स सच दैट एक्स, और ये हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ए डिफरेंस डेल्टा, जिस तरह से हमने ये प्रीवियस स्लाइड में किया इसी तरह से करना है। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्स लेस देन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर एक चीज़ होगा, डिलीटेड नेबरहुड की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके नेबरहुड से वो जो नंबर ए होगा वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको हम अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। हमने यहाँ पर ए को इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा, इस तरह से लिखा ए, फिर यूनियन कर दिया, सॉरी ए ही लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ए कामा ए प्लस डेल्टा। सही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। हाँ नहीं है सर, ये आपने थोड़ा सा मतलब स्लाइट जो है चेंज किया है, वहाँ पे बैक साइड लिखे हैं, रियल ना लाइन पे देखें तो। मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊँ। नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर आपने जो है सिमाल चेंज लाई है ए के अंदर, ए को डिलीट कर दिया आपने। हाँ हाँ, तो इसको डिलीटेड नेबरहुड कहा जाता है ना, हमने ए को डिलीट कर दिया तो इसमें डिलीटेड नेबरहुड ये बन जाता है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। पहले हम ये जो भी हैं वो कवर करते जाते हैं जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, देखिए बाइनरी रिलेशन जो होता है सबको पता है, अगर हमारे पास कोई भी ए और बी सेट हो और ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे ना, इसके जितने भी सबसेट बन रहे होंगे, इसके सारे के सारे सबसेट्स जो होते हैं उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, 9th क्लास की क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें।
मैं चाह रहा हूँ थोड़े से हम बेसिक्स जो है वो क्लियर करके थोड़े एडवांस टॉपिक की तरफ चलते रहें। ए क्रॉस बी किस तरह से करते हैं, बताऊँ यहाँ पर या आगे चलें हम? सर आगे चलें। आगे चलें चलें सर। आगे चलते हैं। ठीक है, अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन, यहाँ पर हमने ए और सेट बी सेट लिया था। अब डोमेन सेट क्या होता है, अगर हम बाइनरी सिर्फ बाइनरी रिलेशन फंक्शन तक अब तक नहीं पहुँचे, अगर ए क्रॉस बी हमने लिया था तो जो सेट ए होगा ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा उस रिलेशन का। ठीक है, और जो बी उसको हम क्या कहेंगे, रेंज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डोमेन और रेंज यहाँ तक हम समझते हैं। शार्ट में जो अब हम रखेंगे डोमेन, फॉर एग्जांपल आर है तो रिलेशन तो डी आर इस तरह से लिख देंगे, रेंज इस तरह से कर लेंगे। अगर फंक्शन होगा तो हम फंक्शन के लिए डी एफ ले लेंगे और यहाँ पर आर एफ ले लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। कोरेस्पोंडेंस ये ज़रूरी टॉपिक है ना, कोरेस्पोंडेंस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने रिलेशन पढ़ा, अब हम कोरेस्पोंडेंस समझते हैं। अब रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस में फ़र्क क्या होता है? कुछ पता है? मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ यहाँ पर कि एवरी कोरेस्पोंडेंस इज़ अ रिलेशन। ठीक है, बट हम मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज़ करते हैं, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अब इसमें क्या होता है, कोरेस्पोंडेंस और रिलेशन में क्या फ़र्क हो सकता है? कोरेस्पोंडेंस मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। देखें, अगर हम ए सेट ले लिए, यहाँ पर हमने ए सेट लिया, ए बी सी ये नंबर ले लिए, और यहाँ पर हमने बी सेट ले लिया, यहाँ पर हमने लिया लेट्स सपोज 1 2 3। मैंने एक बना दिया, इसकी मैपिंग कर दी ए की 1 के साथ और बी की कर दी 2 के साथ। क्या हम इसको कोरेस्पोंडेंस कह सकते हैं या रिलेशन कह सकते हैं? ए बी सी, और ये मैं वाई यहाँ पर ले रहा हूँ, इसको हमने लिखा है लेट्स सपोज 1 4 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ए को 1 के साथ, बी को 6 के साथ, सी को 4 के साथ। फंक्शन तक अब तक नहीं गए, इन दोनों में रिलेशन कौन सा होगा, कोरेस्पोंडेंस कौन से होंगे, क्या दोनों रिलेशन होंगे या दोनों कोरेस्पोंडेंस होंगे? देखिए सिंपल सा फ़र्क होता है। ये पहला तो ये दोनों रिलेशन तो हैं। ठीक है, ए से बी तक जो बन रहा है ये भी रिलेशन है, एक्स और वाई जो बन रहा है ये भी रिलेशन है, दोनों रिलेशन हैं। लेकिन इनमें से कोरेस्पोंडेंस सिर्फ एक है। कोरेस्पोंडेंस वो होती है जिसमें जो फर्स्ट सेट हो वो सब के सब असाइन हो जाए। ठीक है, कोरेस्पोंडेंस क्या होता है, जिसके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट अगर असाइन हो रहे होंगे तो कोरेस्पोंडेंस होगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट असाइन नहीं हो रहे तो कोरेस्पोंडेंस नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है ये सिर्फ रिलेशन है और ये जो है ये कोरेस्पोंडेंस है। ठीक है, फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल कोरेस्पोंडेंस समझ लें और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि कोरेस्पोंडेंस और फंक्शन में भी क्या फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, लेट्स सपोज ए यहाँ पर सेट लिया 1 2 3 और यहाँ पर बी सेट लिया है लेट्स सपोज इसको 2 4 6 हमने नाम दे दिया। अब मैं एक और चीज़ बनाने जा रहा हूँ कि ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब ये रिलेशन है या कोरेस्पोंडेंस है? ये भी यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं जब भी कोरेस्पोंडेंस की बात करूँ ना तो इसका मतलब होगा कि वो रिलेशन तो होगा पहले, क्योंकि एवरी कोरेस्पोंडेंस इज़ अ रिलेशन। रिलेशन तो है ही, लेकिन इसका जो हमारे पास जो सूटेबल होगा फिर वो कोरेस्पोंडेंस की बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम फंक्शन और मैपिंग की बात करते हैं। तो फंक्शन और मैपिंग की सिंपल सी डेफिनेशन में हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोरेस्पोंडेंस समझ में आ गया है तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि कोई भी कोरेस्पोंडेंस अगर वो यूनिक मैप के साथ है तो वो फंक्शन हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, देखें, कोरेस्पोंडेंस हमने समझ लिया कि उसके जो फर्स्ट सेट होगा उसके सारे सारे एलिमेंट असाइन होने चाहिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कह सकते हैं इस सेट टू बी फंक्शन।
वन वन और मैनी टू वन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि फ़ंक्शन क्या होता है? फ़ंक्शन में कोरेस्पोंडेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और कोरेस्पोंडेंस की कंडीशन है कि या तो वो वन वन कोरेस्पोंडेंस हो और या तो मैनी टू वन हो। अगर ये दोनों हैं तो फंक्शन है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर ए सेट है, ए बी सी, और यहाँ पर हमने बी सेट बना लिया, वन टू थ्री। अब मैं यहाँ पर ये कोरेस्पोंडेंस की बात कर रहा हूँ, ये बी यहाँ पर हो गया और ये सी यहाँ पर हो गया। इस कोरेस्पोंडेंस को हम क्या कहेंगे? ये हो गया मैनी टू वन की बात हो रही है, क्योंकि बी और सी जो है यहाँ पर टू पर मैप कर रहा है, ये मैनी हो गया, ये वन की बात हो रही है, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अलजबरा फंक्शन में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? अलजबरा फंक्शन में जैसे कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की एडिशन किस तरह से ऐड किया जाता है, जैसे सिंपल एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है वैसे ही फंक्शन को ऐड किया जाता है। और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होती है, जिस तरह से हम फंक्शन एक्सप्रेशंस वगैरह को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। डिवीज़न भी इसी तरह से होती है, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। हम इसके एमसीक्यूज़ वगैरह लेंगे, वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सिंपल है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इन टॉपिक से तो मुझसे डिस्कस कर लेना ज़रूर, ठीक है। और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, हमने पहले पहले बात की थी वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब वन वन फंक्शन के बारे में कोई डिस्कस करना चाहेगा? पहले वो कुछ बताना चाहेंगे? सर उसमें डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो असाइन हो जाते हैं वन वन में। डोमेन के तो सारे असाइन होने चाहिए हर फंक्शन में। अगर डोमेन के एलिमेंट कोई एक भी रह गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब मतलब कि सर उसकी मतलब इमेज जो है यूनिक होनी चाहिए सामने। इमेज तो यूनिक, हाँ ठीक है। अब इमेज यूनिक होनी चाहिए। इमेज का मतलब डोमेन के एलिमेंट नहीं, कोडोमेन की बात कर रहे हैं आप, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी अ, जी हाँ सर। ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन जो है वो वन वन की यही होता है कि भाई पहले तो वो फंक्शन होना ज़रूरी है। फंक्शन होने के साथ साथ में क्या ज़रूरी होता है कि इमेज जो है, इमेज भी रिपीट ना हो, ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन इस तरह से बना लेते हैं ना कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है ना, ए कामा बी, लेट सपोज हम इस तरह से जनरल बात कर लेते हैं, तो ए भी रिपीट ना हो, बी भी रिपीट ना हो। वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि ए रिपीट होगा तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, बी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेकंड एलिमेंट आ रहा होगा सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए वन वन फंक्शन सर के लिए। यानी यूनिक इमेज ही होनी चाहिए ना। हाँ जी जी, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब एक मैं दूसरी टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। एक हमारे पास फंक्शन को चेक करने के लिए एक टेस्ट होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक मिनट। ठीक है, जब फंक्शन की बात करें तो वहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट होती है। वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में पता है बेटा? किसी को भी कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट किस कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? फंक्शन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट किस तरह से गुजारते हैं, अगर हमारे पास लेट सपोज कोई फंक्शन है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जो लेट सपोज ये इस तरह से पैराबोलिक फंक्शन है। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है? हम एक वर्टिकल लाइन गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ना, वो गुजार रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है उस ग्राफ ऑफ द फंक्शन पर, जैसे हम वर्टिकल लाइन यहाँ से थ्रू आउट इस तरह से गुजारेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमेशा किसी एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है। और ये होता है फंक्शन को चेक करने के लिए कि भाई कोई ग्राफ ऑफ द फंक्शन फंक्शन है कि नहीं है, उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करते हैं। अब जब वन वन की बात होती है, वन वन चेक करने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसको कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्यों यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? अब इसमें क्या होता है कि हम फंक्शन को वन वन है कि नहीं है इसके लिए चेक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ, लेट सपोज एक इस तरह से हमारे पास फंक्शन है, पैराबोला ही पहले तो बना लेते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होगा? मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ यहाँ पर, तो पहले तो ये बताइए जो पैराबोला है हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा?
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये वन वन है कि नहीं है इसको चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करवाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से भी चेक करना चाहें। अब अगर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी ये 2 पॉइंट पर टच कर रही होगी, ठीक है। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 पॉइंट पर टच करे तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन वन वन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये की पॉइंट था यहाँ पर डिस्कस करने का, बाकी तो वन वन वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पर पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये याद रखना ज़रूरी है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए चेक की जाती है। वर्टिकल लाइन हम यूज़ करते हैं फंक्शन है कि नहीं है, और हॉरिजॉन्टल कब यूज़ की जाती है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। अगर इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम किसी फॉर एग्जांपल एक इस तरह से फंक्शन है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो हमेशा किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगी। यहाँ से क्रॉस करें, यहाँ से क्रॉस करें, कहीं से भी क्रॉस कर लें तो वो हमेशा किसी एक पॉइंट पर टच कर रही होगी। तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन वन होगा। अच्छा अच्छा, देखें आज की क्लास हम कुछ लेंदी करेंगे, तो हो सकता है 2.5-3 घंटे की हो जाए। वैसे ही संडे है, ठीक है। अब वन वन फंक्शन हुआ, आन टू फंक्शन की बात करते हैं। आन टू फंक्शन क्या होता है, एक सिंपल सा की पॉइंट बता देता हूँ। पहला तो फंक्शन होना ज़रूरी है। फंक्शन के साथ साथ में आन टू फंक्शन के लिए एक सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास इमेज सेट होता है, मतलब जिसको हम कोडोमेन सेट कहते हैं या रेंज की बात कर रहे होते हैं, उसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए, ठीक है। सेट होने के सॉरी फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट हो रहा होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट असाइन होने चाहिए, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो हमारे पास सेकंड सेट है जिस पर हम मैप कर रहे होते हैं फंक्शन पर, तो वो भी सारे के सारे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब ये है कि जी अब जी सर, डोमेन और रेंज जो है इक्वल हो। नहीं नहीं, डोमेन रेंज इक्वल ना हो, इक्वल लाजमी नहीं है। यानी रेंज, सर अगर जी जी, अगर जो है वो कोड डोमेन में एलिमेंट्स कम है तो फिर हम जो है वो डोमेन से जो है यानी मैनी टू वन कर सकते हैं, यानी एक पे दो मैपिंग हम कर सकते हैं। सिंपल ये है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए से बी तक, ठीक है। अब ए जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास डोमेन सेट हो जाएगा, बी को डोमेन सेट हो जाएगा। ये आर एफ की बात कर रहा हूँ, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर बी सेट है तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। मतलब जो बी और रेंज, आप ये कह लें कि मेरे ख्याल में वो भाई जो बताना चाह रहे थे वो डोमेन और रेंज की बात नहीं कर रहे थे, वो रेंज सेट और को डोमेन की बात कर रहे थे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रेंज सेट और को डोमेन सेट जब इक्वल हों तब फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाता है, ठीक है। ऐसी कोई एग्जांपल बताएं जो सिर्फ ऑन टू फंक्शन हो, वन वन ना हो। सर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम सेम नहीं रखें। मैथमेटिकल एग्जांपल अगर हम लेट सपोज इस तरह से ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन है, अभी हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कर लिया कि ये वन वन तो नहीं है, क्या ऑन टू है। अगर हम लेट सपोज ए से ले लेते हैं, कोई भी चंद एक नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। जो बी सेट हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो ये वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, ऐसा ही है ना। क्योंकि 1 के लिए 1 आ गया, 2 के लिए 4 आ गया, 3 के लिए 9 आ गया। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैंने एक एक्स सेट ले लिया, -1 और लेट सपोज 0 और +1, ठीक है। या अगर हम 2 को भी इसमें ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल -2 -1 0 1 और 2। अब y जो सेट हमारे पास बने वो क्या बनेगा, -2 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 4, ठीक है। और जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1, 0 पुट करेंगे तो 0,
और 2 पुट करेंगे तो तब भी 4। अब सेट क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं कर रहे होते, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा 0 1 और 4 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। अब ये 1 1 नहीं है, ये जो फंक्शन है, ये जो एग्जांपल x और y की हमने लिया ना, ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसकी मैपिंग बन रही होगी, ज़ीरो सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो पर मैप कर रहा है, -1 जो होगा वो 1 पर मैप कर रहा है, +1 भी 1 पर मैप करेगा, -2 4 पर मैप कर रहा है, तो 2 भी 4 पर मैप कर रहा है, 0 0 पर मैप कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे एग्जांपल है जो सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा फंक्शन कोई जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है, और जो सिर्फ ऑन टू हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी याद रखना। और जो सिर्फ 1 1 फंक्शन होता है तो उस पे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं उसको हम। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद मैन इंटू वन फंक्शन क्या होता है, मैन इंटू वन का मतलब क्या होगा, सर कांस्टेंट फंक्शन। नहीं, मैन इंटू वन का मतलब क्या होगा, जैसे हमने मैन इंटू वन कोरेस्पोंडेंट्स पढ़ी थी ना, वही फंक्शन। ठीक है। मतलब कि इमेज सेट में हमारे पास कोई रिपीट हो रहा हो ना, जैसे हम यूँ कहें ए का जो रिज़ल्ट है हमारे पास, लेट सपोज वो एक्स पर आ रहा हो, और बी भी एक्स पर आ रहा हो, और फिर ठीक है, लेट सपोज हम, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हो, मैन टू वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, और लेट सपोज सी अगर हमारे पास ये एक्स यहाँ पर वाई ले लिया। अब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं बन रहा, लेकिन ये मैन टू वन ज़रूर बन रहा है, मतलब बहुत से वैल्यू एक पर मैप कर रही हैं। कांस्टेंट फंक्शन और मैन टू वन फंक्शन में ये फ़र्क है। कांस्टेंट में क्या हो रहा होता है कि कोई भी इनपुट हो उसके लिए एक ही आउटपुट होता है, लेकिन मैन टू वन फंक्शन में इस तरह से नहीं होता। ये यहाँ पर देखें, अगर ए और बी की हम बात करें, ए और बी की इमेज जो है वो एक्स बन रही है, लेकिन सी की जो इमेज है वो वाई बन रही है। इस तरह से हो सकता है। ठीक है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन हम क्या कह सकते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट सपोज मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए से ए तक कोई भी फंक्शन हो। ठीक है। अब ए से ए तक का लिखने का मतलब क्या हुआ कि डोमेन सेट भी वही हो, कोडोमेन सेट भी वही हो, रेंज सेट भी वही हो। यहाँ से बस क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो अपने आप पर मैप हो रहा हो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कोई भी फंक्शन है ए टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के, के फॉर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी यहाँ पर एक कांस्टेंट एलिमेंट आ रहा हो, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी इनपुट दे दें आप, एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं हमारे पास राइट हैंड साइड पर, एक्स यहाँ पर आप कोई भी इनपुट देते जाएँ, जो आउटपुट मिलेगा वो तो हमें के ही मिलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें रियल वैल्यू टू फंक्शन में क्या होता है कि जिसमें डोमेन भी रियल हो। ठीक है, डोमेन क्या होनी चाहिए, रियल, और रेंज भी क्या होनी चाहिए, रियल। ये रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पॉलिनॉमियल फंक्शन हम इसी तरह से लेते हैं। अच्छा, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन में क्या हो रहा होता है, लीनियर फंक्शन फॉर एग्जांपल हम इसको एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, सिंपल सी एक इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म लिख रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं, ये जो एम एक्स प्लस सी, या इसको हम पॉलिनॉमियल या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, डिग्री 1 होनी चाहिए। जो एक्सप्रेशन हमारे पास हो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होगा इसका, वो क्या बन रहा होगा, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है।
और इसके अलावा लीनियर फंक्शन में मैं नहीं समझता कुछ ज़रूरी है जो डिस्कस करना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें जो एक्सप्रेशन हमारे पास इन्वॉल्व हो रही होती है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, वो डिग्री 2 की होती है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पूछे जाते हैं ना। ग्राफ क्या बन रहा होगा इसका? पैराबोला। पैराबोलिक। ठीक है, अब इस क्लास का टाइम थोड़ा कम है तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पैराबोला अप कब होता है, पैराबोला डाउन कब होता है, ये सब हम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अलजेब्रिक फंक्शन तो वो सारे के सारे। रैशनल फंक्शन क्या होता है, इस तरह से हम रैशनल फंक्शन की बात करें, रैशनल फंक्शन कुछ इस तरह का हमारे पास फॉर्म होता है। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही होती है। जी ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, ये भी अलजेब्रिक होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ एच ऑफ एक्स जो है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और है, एच ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़रूरी कंडीशन है। और अलजेब्रिक या पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डिग्री जो होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब जिसमें इरेशनल आ जाते हों। अगर हम इरेशनल फंक्शन की बात करें तो वहाँ पर रूट टाइप आ जाते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपान एच ऑफ एक्स की हम बात कर रहे होंगे, बाकी सारी वही कंडीशंस होंगी। लेकिन ये जो जिस तरह से इसकी एग्जांपल अगर हम लें कि अब ये जो है ये रैशनल नहीं होना चाहिए ना, हमारे पास अलजेब्रिक नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में इस तरह से हम ले लें कि y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान लेट्स सपोज 2x। हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली ना। अब अंडर रूट आ गया, अंडर रूट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन वैल्यू बन रही है तो ये हमारे पास इरेशनल होगा ना। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो इरेशनल फंक्शन होंगे। ठीक है, एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम कोई भी जनरल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, या y। ठीक है, या इस तरह से लिखते हैं ना हम फंक्शन को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी, हमने सिंपल क्या करना होगा, पुट y इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब जो x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी ना, पहला स्टेप क्या होगा, हमने y इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है और फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू होगी उसको हम ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन कहेंगे। क्लियर है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना होता है, ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन फाइंड करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, y को ज़ीरो पुट कर देंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। y को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोई एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, x के लिए सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आ जाएगी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में 1-2 मिनट रहा है, हम 10 मिनट का गैप लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कनेक्ट होंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा दूसरा, तो वहाँ पर। ठीक है।